जय हिंद। मैं BBS यादव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम उस बात की चर्चा करते हैं जो बर्निंग इशू है मणिपुर का। मणिपुर में जो हिंसा जारी है 2-3 महीने से, और बीजेपी की वहाँ सरकार है और डबल इंजन की सरकार है सेंटर में, क्योंकि मोदी जी की सरकार है। और मोदी जी ऐसे विषयों पे जब चर्चा होती है, जब कोई ऐसी बात होती है, चाहे चाइना का मुद्दा हो या कोई किसी राज्य में हिंसा का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो या बेरोज़गारी का मुद्दा हो, उस पर मोदी जी चुप हो जाते हैं और कुछ बोलते नहीं। जो गुजरात के हालात रहे हैं और केंद्रीय एजेंसियों को इस्तेमाल करने की स्थिति है, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके अपोजिशन वालों को डरा के सत्ता पे बने रहना, राज्यों की सरकारें गिरा के, और उन पे अपनी जो है खरीद फरोख्त करके एमएलएज़ की अपनी सरकार बनाना, ये तो वैसा ही हो गया जैसे महाभारत की कहानी में दिखाते हैं कि भाई छल प्रपंच से सत्ता प्राप्त करना और दूसरे की जरा सी भी परवाह ना करना, ये प्रजातंत्र है भारत में। और आज विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र और सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो गया भारत। और इतने सारे लोगों का जब सत्ता में दखल हो वोट के द्वारा, तो चंद लोग उस बात को सोच के चलें कि हम सब इन सबको बेवकूफ़ बना लेंगे और कुछ लोगों को ही पैसा कमाने का मौका देंगे, धन कमाने का मौका देंगे। जो सालों साल से जो लोग काबिज हैं पैसे पे और सत्ता पे, और 90% जो लोग पीड़ित हैं, मुग़लों से लेके अंग्रेज़ों से लेके भारत आज़ाद होने तक का जो टाइम है, उसमें जो जो वर्ग पीड़ित हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को वो स्थान मिल नहीं पाया जो भारत में मिलना चाहिए। और उसी की लड़ाई में चंद वो जो लोग पैसे वाले जो लोग हैं वो जीत जाते हैं, क्योंकि सारे हथियार, सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं उन्हें हैं, और उन गरीबों तक बात नहीं पहुंच पाती जो इसके असली हकदार हैं। क्योंकि सत्ता में जो साझा है वो इन सब सारे 90% लोगों का है जो गरीब हैं, और जिन पे पैसा नहीं है वही वोट दे के प्रधानमंत्री बनाते हैं, वही सत्ता लाते हैं, और उसी से देश चलता है। और वो जो सत्ता आती है वो टैक्स लगाए, पैसे कमाए, कुछ लोगों का फ़ायदा करे। तो ये कुछ बुद्धिजीवी जो लोग, ठीक लोग हैं, जो जो गरीब की लड़ाई लड़ने वाले हैं, जो बहुसंख्यक लोगों के बारे में सोचने वाले हैं, उनको तकलीफ़ होती है, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई इन लोगों को हटाया जाए सत्ता से। तो अब स्थिति क्या है, आज की जो ताज़ा स्थिति वो ये है कि सभी दल ये सोच के कि भाई सब इकट्ठे होकर कोई तरीका नहीं और निकल रहा, मोदी सत्ता को हटाना है। वो तकरीबन कितने 25-26 पार्टियां मिलके ये सब कर रही हैं, और वो सब भी दागी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टियां लगी हुई हैं अपोजिशन में मोदी को हराने के लिए, वो सारे के सारे लोग पारिवारिक पार्टियां हैं सब। कांग्रेस को देखो तो एक तरह से एक परिवार की ही सत्ता वहाँ पर कायम है, और बाकी लोग जिनको भी वो रखते हैं, जिसको भी अध्यक्ष अभी बनाया है, जैसे अध्यक्ष को तो सोनिया गांधी की परामर्श से जो अध्यक्ष तय किया गया वही जीता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी में एक फैमिली का वर्चस्व कायम है, और उसी को सपोर्ट करने वाले लोग ही कांग्रेस पार्टी में रह सकते हैं। बाकी दूसरे लोग अगर सामने आएंगे तो उन लोगों को कांग्रेस के और लोग जो इनके साथ के हैं
ये डेमोक्रेटिक नहीं है मामला, क्योंकि कांग्रेस बेसिकली उसी फैमिली से प्रभावित पार्टी है। रही बात लालू की पार्टी है, आरजेडी की बात है, मुलायम सिंह की पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, और आपकी अब तेलंगाना में नए वो राव साहब आए हैं, उनकी पार्टी है, उड़ीसा में जो है बीजू पटनायक के लड़के की पार्टी है जो है, और कर्नाटक में तो कांग्रेस ही है, तमिलनाडु में जो है करुणानिधि के बेटे की पार्टी है। अब जिस राज्य में भी चले जाएं, आप झारखंड में जाइए तो झारखंड में शिबू सोरेन का लड़का काबिज है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उसी का परिवार प्रभावित करता है मतलब सत्ता को। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सब लोग डेमोक्रेटिक तो हैं नहीं, और धन भी कमाते हैं। तो बात तो इस किस्म से है कि लड़ाई उन लोगों से है मोदी की जो लोग खुद करप्ट हैं, और मोदी की सरकार में तो करप्शन है ही बहुत ज़्यादा। अडानी वगैरह का मुद्दा है और बहुत सी बातें हैं, ये तो खुलासे तब होंगे जब सत्ता से मोदी जाएंगे, तो उसके बाद ही सारी कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तो सरकारी एजेंसियां सारी मोदी के पास ही हैं। ईडी का इस्तेमाल और आपका सीबीआई का इस्तेमाल और जितनी भी सरकारी एजेंसियां, पुलिस का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, और जनता को जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको कुछ नहीं दे रहे। मिलिट्री की भर्ती में जो है 4 साल की नौकरी कर देना, सभी संस्थानों को बेच देना, अडानी को दे देना, अडानी को ही सारे फ़ायदे पहुंचाना। विदेशों में भी जाके मोदी ने तरफदारी करी है अडानी की, और उसको काम देने के लिए कहा। श्रीलंका में इन लोगों ने, वो वहाँ की सत्ता ने ये बात भी कही कि भाई इस तरह से मोदी ने कोशिश की कि अडानी को यहाँ काम मिल जाए। बांग्लादेश में भी काम मिला अडानी को मोदी के कहने पे ही, वहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट अडानी ने लगाया। और ये सब करके भी अडानी का खुलासा हुआ कि वो धोखेबाजी वाला मामला, शेयरों का मामला जो रहा, जिस तरह से दूसरे तीसरे नंबर के अमीर बन गए पूरे विश्व के, सारा बैंकों का पैसा इन्हें दिया, बाकी जो पैसे लिए हुए थे, कर्जा लिया था जिन सेठों ने, इनके जो लोग थे उनका 11 लाख से 14 लाख करोड़ तक का कर्जा मोदी सरकार ने माफ़ कर दिया। और जो लेके भाग गए हैं उनके लिए ये नियम बना दिया कि भाई आगे से जब भी वो कर्ज लेंगे तो पिछले वाला जो है जो कर्जा होगा उसको देख लिया जाएगा, और ऐसी उसमें गिरफ्तारी का मामला ख़त्म कर दिया गया कि भाई जो भी कर्जदार है, पैसे लेके भाग गया है, जो भी इनका आदमी है, ज़्यादातर तो आदमी नहीं कहीं हैं, गुजराती लोग हैं ज़्यादातर, तो वो सारा पैसा एक तरह से तय किया जाएगा, बैंक उसको माफ़ कर देगा, और बाकी नया कर्ज लेने के लिए पार्टी तैयार है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब हम इस बात को लेके चलें कि 2024 का इलेक्शन जो है वो किस तरह से होना है, क्योंकि दोनों तरफ ही करप्शन है, और करप्शन की इस लड़ाई में भारी कौन पड़ेगा, क्योंकि मोदी की 9 साल की सत्ता, 10 साल की सत्ता हो जाएगी, तो उसके लिए उनका जो है नेगेटिव पॉइंट जो है वो ये है कि भाई क्या क्या इन्होंने जनता को नुकसान पहुंचाया है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोज़गारी बढ़ाई है, टैक्स बढ़ाया है, जीएसटी का मामला है, और आपका पेट्रोल महंगा करने का मामला है, डीजल महंगा करने का मामला है, महंगाई हर तरह से बढ़ाई है। जनता की कोई बात सुनी नहीं गई। वेलफेयर स्टेट वाला कोई काम है ही नहीं। वेलफेयर स्टेट वाला काम तो ये होता है कि भाई जनता से पूछा जाए क्या, जितने भी गरीब लोग हैं उनका तो कर्जा वापस करने के लिए उन्होंने पूरा बैंकों को गुंडागर्दी करने के लिए फ्री कर दिया, और जो पैसा मोटा ले गए जो लोग जो है 20,000 करोड़ 40,000 करोड़, उनको इन्होंने वो कर्जा माफ़ कर दिया। तो ये तो एक तरह से बिजनेस हो गया कि अब राजनीति करने के लिए आओ, अपने आप को ये बताओ कि हम बड़े अच्छे हैं, हम ओबीसी के हैं, और इस तरह से हम मतलब जो है जनता के साथ हैं, और कुछ योजनाएं बनाई, जैसे सिलेंडर, गैस का सिलेंडर दिया, या कुछ टॉयलेट वगैरह बनाए गए, या कुछ गरीबों को मकान दिए। इस तरह की योजनाएं इनकी जो है, मनरेगा तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। जो किसानों को फ़ायदा रोज़गार का मामला होता था मनरेगा का, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के थे, लालू की पार्टी के, वो मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री। उस वक्त क्रियान्वित तो हुआ था, लेकिन नाम उसमें कांग्रेस का हो गया। किया सारा का सारा काम रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं था।
सारी प्लानिंग और स्कीम उन्होंने बनाई थी। तो बेसिकली गांव में काम करने वाले जो नेता हैं, गांव के रहने वाले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्हें दर्द पता है, क्योंकि वो उन लोगों के बीच में रहते हैं। अब ये शहर में रहने वाले बीजेपी के लोग, इन्हें ग्रामीण अंचल के बारे में कुछ पता नहीं है। अब इनकी जितनी भी राज्यों में सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश में इन्होंने धोखे से सरकार बनाई और उसमें जो चीफ मिनिस्टर है वो व्यापम घोटाले में लिप्त है, करोड़ों की अरबों की गड़बड़बाजी। और भी इनके जितने भी स्टेट में इधर उधर जो लोग हैं, अब जैसे कोई करप्ट नेता है वो आता है इनकी पार्टी में और वो स्वच्छ हो जाता है और उसके सारे दाग धुल जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी संख्या बढ़ाते हैं। बेसिकली आरएसएस का मामला क्या है कि इनके लोग ज़्यादा साथ थे नहीं, आज़ादी के टाइम में भी ज़्यादा इनकी वैल्यू थी नहीं, तो कमज़ोर से लोग थे, एक वर्ग को फेवर करते थे। ब्राह्मणों का बनाया हुआ था आरएसएस। तो कांग्रेस ने जो अपनी पॉलिसी चली, उसमें भी वही पिछड़ों की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था, क्योंकि पिछड़ों के नेता उस टाइम तक कोई उभरा नहीं था। लोहिया लड़ते थे, ब्राह्मण और लोहिया, लेकिन कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प था नहीं, इसलिए कांग्रेस वहाँ मतलब जो है सत्ता में आ गई। तो कांग्रेस सत्ता में आने का कारण यही था कि जनता अवेयर नहीं थी इन सब बातों की, तो ना ही शामिल थी इन सब चीज़ों के लिए। अंग्रेज़ों ने सत्ता जब ट्रांसफ़र की नेहरू को और गांधी को, तो उस टाइम सुभाष और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग, जो लड़ने वाले लोग थे, वो जा चुके थे और पटेल, नेहरू वगैरह ये सब आ गए थे। और इसमें ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग थे। पिछड़े वर्ग का जो और दलित जो लोग थे, उनमें अम्बेडकर ने बहुत लड़ाई लड़ी गरीबों के फेवर में और अंग्रेज़ों को बाध्य किया और समझाया कि भाई इस तरह से कानून इन्होंने ब्राह्मणों के हक में बना रखे हैं, दलितों का उत्पीड़न करते हैं। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने उस टाइम कई एक्ट ऐसे बनाए जिसमें उत्पीड़न के जो मामले थे उनको हटा के कानून बनाए गए कि भाई जो गरीब लोग हैं उनके फेवर के कानून बनाए। और सती प्रथा वाला जैसा मामला है, SC/ST के खिलाफ जो उत्पीड़न का मामला है, वो सब कानून बनाए गए। और ब्राह्मणों को तो कसा थोड़ा अंग्रेज़ों ने, और उस टाइम जो ज़्यादा उछलने वाले जो नेता ब्राह्मण थे, उनको 2-3 को फांसी भी हुई है अंग्रेज़ों के टाइम में। और बल्कि अंग्रेज़ों ने एक कानून और बनाया कि ब्राह्मण जो है, इनके अंदर जो है मन में स्वच्छता नहीं है, इसलिए इनको जज बनने से एक कानून बना के रोक दिया गया, ये भी जज नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें घूम फिर के अब लास्ट में ये आ गया, वही आरएसएस, वही ब्राह्मणवाद वाली आरएसएस जो है वो देश में राज कर रही है, क्योंकि जनता लड़ाई में कहीं शामिल नहीं है। और वो दलितों के नेता थे मायावती, मुलायम सिंह, लालू यादव, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। देश की लड़ाई जो है लड़नी थी गरीबों के लिए, वो सब पासवान हुआ, ये सब यादव हुआ, ये लड़ नहीं पाए। VP सिंह ने जब मंडल आयोग घोषित किया तो ये सब लोग शामिल थे मंडल में। OBC के लिए जो रिजर्वेशन हुई, उसमें केजरीवाल और BJP और कांग्रेस सभी ने विरोध किया मंडल का। अब यही लोग पार्टी, यही सत्ता में काबिज है। अब ये जो इतने सारे 25 दल शामिल हैं, उसमें अभी भी कांग्रेस अग्रणीय है। और कांग्रेस बेसिकली अपर कास्ट की पार्टी है और ये लोग मंडल के विरोधी हैं। और SC/ST के तो वोट लेने के लिए करते रहे, OBC के विरोधी हैं। इंदिरा गांधी और नेहरू ने फाइल पेंडिंग रखी। काका कालेलकर की जो रिपोर्ट थी उसको पेंडिंग रखा नेहरू ने 54-55 में। उसके बाद जो है मंडल आयोग बनाया जनता पार्टी के आने के बाद। तो मंडल आयोग की फ़ाइल दोबारा जब इंदिरा गांधी आ गई तो उसने फ़ाइल फेंक दी एक तरफ। तो VP सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने, क्योंकि वो ईमानदार आदमी थे, वो गरीब के बारे में सोचते थे और उनके ऊपर कोई दाग नहीं था लास्ट तक भी, तो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने से भी उन्होंने मना कर दिया था। तो मंडल आयोग उन्होंने जो है मंडल की रिपोर्ट ओपन कर दी और 60% बैकवर्ड के लोग हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी भी ये कहते हैं कि मैं भी OBC में हूँ, जबकि गुजरात में इन्होंने अपने वर्ग को OBC में डाला। पूरे देश में नहीं है OBC। मोदी तो ज़्यादातर बनिए हैं, लेकिन ये सब चल रहा है क्योंकि जनता अवेयर नहीं है, जनता लड़ाई में शामिल नहीं है। गरीब जो लोग हैं उनको रोटी रोजी से ही फुर्सत नहीं है, वो क्या लोग राजनीति के बारे में सोचेंगे।
नेता लोग जो उनके नेता हैं वो बिक जाते हैं। अब जैसे राजभर है या बहुत से नेता ऐसे हैं, वो एक सोनेलाल पटेल था और बहुत से नेता, उसकी लड़की अब एमपी बनी हुई है, मिनिस्टर भी है सेंटर में। तो ये अपने वर्ग के वोट लेके मतलब जो है धोखा देते हैं। और एक वो वहाँ पे मौर्य है, एक उप मुख्यमंत्री है यूपी में, वो भी पिछड़े वर्ग का है, बीजेपी के साथ है और लोग वोट भी देते हैं। तो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस ना होने की वजह से अब बात आती है कि 2024 में स्थिति तो वही है कि भाई कोई सा भी आए, इसमें लड़ने वाला गरीब के लिए कोई नहीं है। मोदी रह जाए या वो सारे आ जाएं, कांग्रेस एक ही पार्टी है, छल प्रपंच वाली पार्टी है। और ये केजरीवाल बहुत छल वाला आदमी है। ये ओबीसी एससी एसटी के ख़िलाफ़ आदमी है, रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ इसने धरने प्रदर्शन करे हैं। मंडल आयोग के टाइम में भी इसने विरोध किया है। ये अन्ना के साथ बैठ गया। ये सब आरएसएस के लोग थे। अब ये सत्ता पा गए। सत्ता पाने के बाद अब ये जो है अपने ठीक है, वो पानी बिजली का करके कुछ हल्ला और कुछ वो आपका उसमें आपका बसों में फ्री कर दिया। और इसके जितने आदमी हैं वर्कर थे सब अपर कास्ट के वर्कर इसने एडजस्ट कर रखे हैं नौकरियों पे दिल्ली सरकार ने। और अभी वो 3 गेट जो है अभी तक जमुना के इससे खुले नहीं हैं। जमुना का मतलब इनके पास इतना मैकेनिज़्म नहीं है, ना इतने सारे डिपार्टमेंट यहाँ अभी टैक्स जनता के टैक्स से तनख्वाहें ले रहे हैं। कितने आईएएस आईपीएस ये हमने एरिया में भेजें कुछ नहीं, कोई काम करता नहीं, ड्रामेबाजी करते हैं, टीवी में बोलते हैं बस। अब कह रहे हैं जी इतने हमने आईएएस और इतने पीसीएस भेज दिए हैं एरिया में काम करने के लिए, जमुना की बाढ़ जो आई थी उस सफाई के लिए। अभी तक गेट नहीं खोल पाए ये लोग, आर्मी भी बुला ली। तो ये मैकेनिज़्म है इनका। भारत मतलब मोदी कह रहे हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई और तीसरी अर्थव्यवस्था मैं कर दूंगा। अब वो मतलब इस तरह से झूठ बोलना तो उनका का भाई साहब का काम है। सुबह से शाम तक उन्होंने गप मारनी है, झूठ बोलनी है। अच्छे दिन आएंगे और ऐसे बुरे दिन आए हैं हिंदुस्तान के, और उसके अंधभक्त टाइप के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं। पार्टी में 10% रिजर्वेशन दिया है अपर कास्ट को, जबकि 50% इंजॉय कर ही रहे थे। वो नौकरियां ख़त्म कर दी हैं। शिक्षा में रिजर्वेशन थी, वो पूरा मतलब आप ये देखो कि आम जनता का कोई कोई कुछ नहीं है। नए नेता की ज़रूरत है देश में, और ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो ईमानदार हों। ईमानदारी दूर की चिड़िया का नाम हो गया है। अभी देश किस दिशा में जा रहा है ये तो जनता की ही बहुत बड़ी बात है कि पब्लिक की वजह से ही टैक्स इकट्ठा होता है, पब्लिक की वजह से ही ये देश चल रहा है। अगर जनता यहाँ की मजबूत ना हो, देश की अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ पे आप ये देखो कि बाहर की कंपनियाँ इसलिए सर्वाइव कर रही हैं क्योंकि पब्लिक इतनी संख्या में शहरों में और वो ख़रीदारी करती है। और उसी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग जीरो है इनकी, 2-3% भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। सारी कंपनियाँ बाहर की आ रखी हैं। सब कबाड़ा इन्होंने कर दिया है 9 साल में देश का। और दिल्ली में उसने केजरीवाल ने कर दिया है। और राज्यों में सब लोग अपने नोट कमा रहे हैं, जो भी यहाँ जिस राज्य में है। कहीं मुलायम सिंह की पार्टी है, कहीं कहीं पे लालू यादव की पार्टी है। सब करप्ट लोग हैं, सब सारे के सारे। देश के लिए नए नेता की ज़रूरत है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। 2024 में कुछ नया नहीं होना है। अगर मोदी हारता है तो वो दूसरे वाले भी सेम उसी टाइप के हैं, वो गदर करेंगे। कांग्रेस ने पहले ही गदर कर रखा था। और अगर मोदी जीतता है तो फिर वही कंटिन्यू रहेगा सब। मैं तो यही समझता हूँ। पत्रकार दिन भर लगे रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। एक सोशल मीडिया के हैं, एक दूसरे हैं, वो उनकी बड़ाई करता है, वो उनकी बड़ाई करता है, दोनों ही गड़बड़ हैं। कोई कांग्रेस की बात करता है, कोई बीजेपी की बात करता है, अलग अलग है। सारा मामला एक ही है। और जनता जो है मस्त है। और टमाटर जो है 300 रुपये किलो हैं, और नींबू भी 300 रुपये किलो हो जाता है। और शिमला मिर्च भी यही भाव है। और सब्जियां और फल सब खाना पीना मुश्किल है। कमाई है नहीं, नौकरियां है नहीं, बेरोज़गारी फैली हुई है। तो ये सारा का सारा मामला इस किस्म का है। जनता में रेवोल्यूशन चाहिए। रेवोल्यूशन अगर पब्लिक करती है तभी कुछ होगा, तभी नए नेता चुने जाएंगे और सिलेक्ट किए जाएंगे। क्योंकि कई वर्ग हैं नेता जनता में भी, तो अपने अपने जात की लड़ाई सब लड़ते हैं और एक दूसरे के खिलाफ़ हैं। मणिपुर में घोर हिंसा 2 वर्गों में हो रही है। दोनों अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। उसमें महिलाओं की बेइज्जती हो रही है, हत्याएँ हो रही हैं। मोदी अपने मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं, और अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो भी अपने चुप हैं। अपने सारे के सारा मामला इतना गड़बड़ है। अब ये कांग्रेसी उस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। तो यही सब चलेगा आगे के लिए। फिर हम चर्चा करेंगे देश पे 2024 के इलेक्शन में। आज
बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।